जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और ये हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है। तो इसमें जो पृथ्वी की स्थलाकृतियां हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? पृथ्वी की स्थलाकृति या पृथ्वी की सरफेस की हम जो है वो बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। आप अगर देखेंगे तो पृथ्वी की जो सरफेस है, जो सतह है, वो सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं आपको धसी हुई नजर आएगी, कहीं आपको उठी हुई नजर आएगी। ठीक है। तो पृथ्वी पर जो आपको स्थल रूप दिखाई देंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है। जिनकी हम कुछ स्थलाकृतियों का नामकरण करेंगे, कुछ को ऐसे ही छोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ आपको समतल दिखाई देंगे। ठीक है। अगर हम स्थल रूपों की बात करें कि स्थल रूपों का निर्माण होता कैसे है, तो जो स्थल रूप होते हैं उनका निर्माण दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो है वो होता है। ठीक है। पहला अगर रीजन की बात करें कि पहला रीजन क्या है, तो पहला रीजन है आंतरिक प्रक्रिया, जिसके कारण पृथ्वी की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है। तो आंतरिक प्रक्रिया के कारण होता क्या है? आंतरिक प्रक्रिया से पृथ्वी की सतह जो है वो कहीं पर ऊपर उठ जाएगी, और कहीं पर आप देखेंगे तो कहीं पर जो है वो नीचे की तरफ धंस जाएगी। ठीक है। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी जो है वो धीरे धीरे जो है वो अपन क्या करती रहती है, मूवमेंट करती रहती है, घूमती रहती है अपने अक्ष पर। ठीक है। इसके बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब देखिए साथियों, ये चीज आप ये एक छोटा सा फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। छोटा सा फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। क्या है कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई होती है, और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को जो है वो पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वत हैं, जिनके नाम हम बता देते हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा एवरेस्ट, एक नाम सुना होगा आपने केटू, इसके अलावा एक नाम सुना होगा आपने कंचनजंगा। तो ऐसे काफ़ी सारे आपने नाम सुने होंगे जो है वो पर्वतों के। ठीक है। एक तरीके से ये चोटियाँ भी हैं। ठीक है। ये सब चोटी हैं। ठीक है। एवरेस्ट चोटी हो गई, केटू चोटी हो गई, कंचनजंगा भी चोटी हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपको पिक्चर के रूप में दिखाया गया। तो देखिए, ये पर्वत दिख रहा है, ये पठार हो गया, ये पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, ये पहाड़ी आपको दिख रही हैं। ठीक है। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे की तरफ अगर हम देखें, बात करें आगे की, तो देखिए सर, देखिए, फर्स्ट हम कंडीशन डिस्कस कर चुके हैं, पहली प्रक्रिया हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली प्रक्रिया क्या थी? पहली प्रक्रिया में क्या हो रहा था कि पहली प्रक्रिया के अंदर पृथ्वी का या तो भूभाग जो है वो ऊपर उठ जाएगा, या एक भूभाग जो है वो नीचे धंस जाएगा। ठीक है। देखिए, दूसरी प्रक्रिया की हम बात करें तो दूसरी जो हमारी प्रक्रिया है वो है बाह्य प्रक्रिया, जिससे पृथ्वी की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक। तो बाह्य प्रक्रिया से क्या होता है कि जब कोई भी चट्टान हो गई या पृथ्वी का कोई भी हिस्सा हो गया जहाँ पर लगातार टूट फूट या अपरदन होता है, और उसके फलस्वरूप अगर कोई स्थलाकृति बनती है तो फिर वो बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत काउंट करी जाएगी। ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा जो है वो किसी अगर स्थलाकृति का निर्माण होता है तो फिर उसे हम बाह्य प्रक्रिया की श्रेणी में जो है वो रखेंगे। ठीक है। क्लियर? चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं पर्वत की। तो देखिए, पर्वत क्या है? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार जो है वो चौड़ा होता है। मतलब पर्वत को आप देखेंगे तो इस टाइप से कुछ दिखाई देगा ऐसा, कि मान लीजिए सरफेस है, पृथ्वी की सतह है, सरफेस, या आप बोल दीजिए ये पृथ्वी की एक सतह है और ये इसकी
चोटी है। तो पर्वत आपको कुछ इस तरीके से जो है वो दिखाई देगा। ठीक है। अब देखिए यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं जिन्हें हम हिमानी कहते हैं। ठीक है। हिमानी नदियां कौन कौन सी हैं इनको हम जब नदियां पढ़ेंगे तो उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इतना देख जान लीजिए आप कि जो जमी हुई नदियां होती हैं उनको हम हिमानी कह देते हैं। ठीक है। आप देखेंगे यहाँ कुछ ऐसे पर्वत भी हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा इन्हें आप जो है वो देख नहीं सकते हैं। ठीक। तो आप समुद्र के नीचे भी आप पर्वतों को ये कह सकते हैं कि समुद्र के नीचे और हमारी सरफेस मतलब पृथ्वी की सरफेस के नीचे भी आपको पर्वत दिखेंगे जो कि पानी के अंदर होंगे। और पृथ्वी की सरफेस के ऊपर भी आपको जो है वो पर्वत दिखाई देंगे। ठीक है। आगे देखिए कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है और कृषि योग्य भूमि की यहाँ पर जो है वो कमी देखने के लिए मिलेगी। अगर हम भारत के सेगमेंट में बात करें तो आप भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर आपको काफ़ी सारे पर्वत दिख जाएंगे। ठीक है। जैसे कि हिमालय भी हमारा एक क्या है, हिमालय भी हमारा एक पर्वत है। ठीक है। इसकी अगर हाइट की बात करें तो इसकी एवरेज हाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एवरेज हाइट अप्रॉक्स 6000 मीटर है। और 6000 मीटर की हाइट पर हमारी हिम रेखा भी होती है। ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पर्वत हैं जैसे कि आपका हो गया कौन सा, एक पर्वत आपने नाम सुना होगा सतपड़ा पर्वत। एक नाम सुना होगा आपने अरावली। तो काफ़ी सारे पर्वत हैं जिनको हम धीरे धीरे जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं जिसे हम श्रृंखला कहते हैं। मतलब सीधी सी लैंग्वेज में इसे हम पर्वत श्रृंखला भी जो है वो बोलते हैं। ठीक है। क्लियर। अब पर्वत श्रृंखलाएं कई टाइप्स की हो सकती हैं, उनके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है। इसको श्रृंखला में कहा जाता है जिसे हमने बताया पर्वत श्रृंखला हो गई। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, एंडीज हो गया। ठीक है। ये सारे पर्वत जो है वो एक श्रृंखला में ऐसे चलते हैं। ठीक है। कुछ पर्वत आपको जो है वो आप देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे। कुछ पर्वत आपके उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो चलेंगे। ठीक है। जिसमें आप हिमालय की बात कर रहे हैं तो हिमालय एक ऐसा पर्वत है जो पश्चिम से पूरब की ओर चलता है। और इसकी अगर लेंथ की बात करें लेंथ की बात करें इसकी लेंथ जो है वो 2500 किलोमीटर के आसपास जो है वो मानी जाती है। ठीक है। एवरेज हाइट हम बता चुके हैं आपको। और इसके बाद हम बात करें तो देखिए हिमालय हिमालय जो हमारा पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, वो पर्वत श्रृंखला एशिया के अंदर है। कहाँ पर है? एशिया के अंदर है। ठीक है। एशिया बोल दीजिए या फिर आप सिंपल सी लैंग्वेज में भारत भी बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं बोलेंगे। तो हिमालय भारत के अंतर्गत पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा आल्प्स, ये जो पर्वत श्रृंखला है ये आप देखेंगे तो ये यूरोप के अंदर मिलेगी आपको। इसके अलावा एक पर्वत श्रृंखला है एंडीज। ठीक है। ये अगर देखें तो ये जो है वो साउथ अमेरिका, कहाँ देखने के लिए मिलेगी? साउथ अमेरिका में जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो एंडीज पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक। वहीं अगर हम बात करें किसकी, वहीं अगर हम बात करते हैं हिमालय की तो विश्व की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। ठीक। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप याद
रख लेंगे। क्लियर है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत आपको तीन प्रकार के दिखाई देंगे। एक पर्वत होता है बलित पर्वत, ठीक है, जिसका निर्माण बलन पड़ने के फलस्वरूप होता है। एक होता है ब्रह्मसोत पर्वत, ठीक है, और एक होता है ज्वालामुखी पर्वत। क्लियर है। तो इसमें अगर हम बात करें बलित पर्वत के अंदर, तो बलित पर्वत के अंदर आपका हिमालय और आल्प्स पर्वत जो है वो शामिल हो जाते हैं, जिनकी सतह जो है वो आपको ऊबड़ खाबड़ दिखाई देगी, और शिखर शिखर जो है वो शंक्वाकार जो है वो दिखाई देगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम भारत की अरावली श्रृंखला की बात करें, तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में जो है वो शामिल हो जाती है। और ये भी अगर हम अरावली की बात करें, तो अरावली की जो श्रृंखला है वो भी एक बलित पर्वत का उदाहरण है। किसका एग्जाम्पल है? ये भी एक बलित पर्वत का एग्जाम्पल है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है। तो बलित पर्वत के अंदर आपका आल्प्स भी शामिल है, हिमालय भी शामिल है, अरावली भी जो है वो शामिल है। ठीक है। लेकिन अगर हम वर्तमान दृष्टिकोण में देखें, तो अरावली पर्वत जो है वो अपशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण जो है वो माना जाता है। ठीक है। किसका एग्जाम्पल माना जाएगा? यहाँ लिख देंगे हम। अगर हम बात करें किसकी? बलित पर्वत की। ठीक है। तो बलित पर्वत के अंदर आप देखें, तो बलित पर्वत के अंदर आपका हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, इसके अलावा आपका अरावली हो गया। ठीक है। जबकि हमने अरावली के लिए एक और चीज बताई है कि अरावली जो पर्वत है वो कैसा पर्वत है? अरावली जो पर्वत होगा वो एक अपशिष्ट पर्वत भी है। कैसा है? अपशिष्ट पर्वत। इसके अलावा बलित पर्वत के अंदर एंडीज भी आपने नाम सुना होगा। एंडीज पर्वत भी बलित पर्वत के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है। ठीक। क्लियर। तो हिमालय की बात करें, तो सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। ठीक। और एंडीज की बात करें, तो एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जबकि अरावली के सेगमेंट में बात करें, तो अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट हम देखेंगे। तो अगला पॉइंट आप देखिए। देखिए, अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। अरावली के बारे में हम बात कर चुके हैं, इस कारण इसको अरावली पर्वत को हम अपशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखते हैं। और प्रेजेंट में अगर अरावली की लेंथ की बात करें कि अरावली की जो है लेंथ कितनी है, तो अरावली पर्वत की जो लेंथ है वो 800 किलोमीटर है। ठीक है। जो कि स्टार्ट कहाँ से होती है? जो कि स्टार्ट की अगर हम बात करें, तो स्टार्ट और एंड, तो स्टार्ट होता है इसका गुजरात से और जाती है दिल्ली तक। ठीक है। टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 800 किलोमीटर। यहाँ पे गुजरात में एक जगह पड़ती है पालनपुर, यहाँ से स्टार्ट होती है, और दिल्ली में एक जगह पड़ती है मजनू का टीला, यहाँ पे जाके जो है वो एंड हो जाती है। ठीक है। इसकी लेंथ हम बता चुके, इसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर के आसपास, और इसकी लेंथ है 7000 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। चलिए आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई कम है, और ये बहुत पुराने बलित पर्वत में जो है वो शामिल है। ठीक है। अ, इसके अलावा अब हम बात करते हैं ब्रह्मसोत पर्वत की। ठीक है। तो बलित पर्वत देखो, आपको दिखाएं, ये रहा बलित पर्वत। बलित पर्वत में क्या होता है कि मान लीजिए ऊपर से कोई कोई प्लेट, ऊपर एक प्लेट है, नीचे एक प्लेट है। ठीक है। जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती हैं? प्रेशर लगाती हैं, तो बीच वाले हिस्से में क्या पड़ता है? एक प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होता है? प्रेशर क्रिएट होता है, या आप बोल दीजिए एक बलन होता है, जिसके फलस्वरूप आप देखेंगे तो ये बीच वाला हिस्सा जो है वो इस तरीके से ऊपर उठा हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस टाइप के पर्वत को हम क्या बोलते हैं? बलित पर्वत। समझ में आया?
क्या होगा कि ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट जब दोनों एक दूसरे की तरफ प्रेशर लगाती हैं तो बीच वाले हिस्से में ये जो गैप नज़र आ रहा है, इस गैप में क्या पड़ेंगे, बलन पड़ेंगे, और बलन पड़ने के फलस्वरूप क्या होगा कि बीच वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके फलस्वरूप जो है वो बलित पर्वत का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भ्रंशोत पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो भ्रंशोत पर्वत में क्या होता है कि पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो टूट जाता है। टूटने के बाद होता क्या है कि या तो दो सिचुएशन बनेंगी भ्रंशोत पर्वत के अंदर, दो सिचुएशन बनेंगी। क्या होगा कि मान लीजिए ये पृथ्वी की सरफेस है, मान लीजिए ये अगल बगल वाले दो हिस्से धंस गए जमीन में, तो ऊपर वाला हिस्सा आपको अपने आप उठा हुआ नजर आएगा। तो ये मान लीजिए धंसे हुए क्षेत्र हो गए, धंसे हुए। तो भ्रंशोत पर्वत में कैसे बनेगा, दो कंडीशन के फलस्वरूप बनेगा। पहली कंडीशन कि दोनों साइड के जो सरफेस है, दोनों साइड की सरफेस है वो जमीन में धंस जाए तो ऊपर वाला हिस्सा अपने आप उठा हुआ दिखेगा। तो ये जो पर्वत बनेगा, ये पर्वत कैसा पर्वत होगा, ये पर्वत होगा भ्रंशोत पर्वत। कैसा पर्वत होगा, भ्रंशोत पर्वत। ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि मान लीजिए ये सरफेस है, तो इसमें क्या हुआ, बीच वाली सरफेस जो है वो धंस गई और बगल वाली साइड वाली सरफेस अपने आप आपको उठी हुई नजर दिखेगी। तो ये जो पर्वत बनेंगे, ये दोनों पर्वत कैसे पर्वत होंगे, ये दोनों के पर्वत, दोनों के दोनों जो पर्वत होंगे वो भ्रंशोत पर्वत की श्रेणी में आएंगे। आइए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जो है वो राइन घाटी, बासजेस पर्वत, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि इंडिया में, या हम बात करें हमारे भारत के अंदर, हमारे भारत के अंदर भ्रंशोत पर्वत का एग्जाम्पल क्या है, तो हमारे भारत के अंदर सबसे अच्छा एग्जाम्पल भ्रंशोत पर्वत का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल माना जाता है वो माना जाता है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत जो है वो भ्रंशोत पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर। चलिए तो ज्वालामुखी पर्वत की बात करते हैं हम। ज्वालामुखी पर्वत, तो ज्वालामुखी पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जो ज्वालामुखी लावा से बनते हैं। सिंपल सा समझ में आ रहा होगा, ज्वालामुखी नाम से ही समझ में आ रहा होगा। तो ज्वालामुखी पर्वत कैसे होंगे, ऐसे पर्वत जिनका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से होगा, तो वो ज्वालामुखी पर्वत कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका के अंदर है, फ्यूजियामा जो कि जापान के अंदर है, ये जो है वो ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए जरा। हाँ, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में कहीं ना कहीं मालवा पठार, मालवा पठार को जो है वो ज्वालामुखी निर्मित पठार के अंदर रखा जाता है। इसका निर्माण भी ज्वालामुखी की लावा से हुआ है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे की बात करें हम। देखिए पर्वत जो है वो बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जो है वो जल के संग्रहाकार होते हैं। ठीक है, ये पर्वतों के अंदर आप देखेंगे जल जो है वो बड़े बड़े कोटरों के अंदर स्टोर बना रहता है। ठीक है, और पर्वतों से ही हिमानियाँ जो है वो निकलती हैं, या आप बोल सकते हैं जो ऐसी नदियाँ निकलती हैं जो मतलब हिमानी, मतलब जो बर्फ से नदियाँ निकलती हैं उसे हम हिमानी बोला करते हैं। ठीक है, जलाशयों के जल को जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग हम सिंचाई के लिए, पनबिजली के उत्पादन में भी हम कर देते हैं। पनबिजली मतलब जो पनबिजली मतलब हाइड्रो पावर। क्या, हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर तो आप जानते हैं, हाइड्रो पावर कैसे बनता है, एक डैम बनाया जाता है, डैम से ऊपर से पानी टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है और टरबाइन उससे घूमता है, तो फिर हाइड्रो पावर जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, इसके अलावा नदी घाटियों तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं, ये हम सब जानते हैं। वेदिकाएं मतलब आप बोल सकते हैं नदी का क्षेत्र। नदी घाटी या वेदिका मतलब नदी का जो क्षेत्र होता है उसे हम वेदिकाएं या नदी घाटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप खेती कर सकते हैं। जैसे कि आपने गंगा घाटी सुना होगा, तो गंगा घाटी, तो गंगा नदी की जो घाटी है उसमें खेती होती है। ठीक है, क्लियर। और उसी का जो दूर तक का क्षेत्र है जहाँ तक गंगा नदी का पानी जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, वेदिका। ठीक है, तो वहाँ तक जो है वो हम खेती कर सकते हैं। तो नदी घाटी में खेती होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु पाए जाते हैं, हम देखते भी हैं।
जिसमें आप देखेंगे तो हमारा जो पूर्वी घाट है वो पूरा कगारनुमा पर्वत है। और वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो है वो क्या दिखेगा, अ, अ, उम, आप देख सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा जो प्रजातियां दिखेंगी, ठीक है, वो आपको जीव जंतुओं की वहाँ दिख जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन, ये सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वन मोस्टली कहाँ होंगे, या तो पर्वत पर होंगे या पठार पे होंगे। ठीक है। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान होता है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग हो गया, ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग बोलते हैं जिसे हम, स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं क्या। ठीक है। अब देखिए ये ज्वालामुखी पर्वत बना है, तो ये देखिए ज्वालामुखी निकल रहा है, ये लावा निकला, और लावा निकलने के फलस्वरूप यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी सारा लावा जम गया, जिसके फलस्वरूप क्या बना, ज्वालामुखी पर्वत बना। एग्जाम्पल भी बताए थे आपको, एक तो बताया आपको माउंट किलिमंजारो बताया, माउंट किलिमंजारो बताया। इसके अलावा एक बताया आपको फ्यूजी यामा, बताया नहीं बताया। फ्यूजियामा ये पड़ता है आपका जापान के अंदर, और ये पड़ता है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंटल के अंदर। ठीक है। इस टाइप से ये दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा होगा ज्वालामुखी पर्वत। ठीक। क्लियर। पठार की अगर हम बात करते हैं, पठार देखिए तो पठार जो है वो उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठा हुआ दिखाई देगा आपको, तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं, जिनके ढाल जो हैं वो खड़े होते हैं। ठीक है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। क्लियर। पर्वतों की सतह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं, पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन दक्कन पठार पुराने पठारों में शामिल होता है, और दक्कन का जो पठार है इसका निर्माण भी किससे हुआ है, इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है। ठीक है। क्लियर। तो आप देखिए पर्वत आपको मोस्टली कैसे दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे, या आप बोल सकते हैं अनडिफाइंड तरीके से ऐसे फैले हुए रहेंगे, कहीं ऊपर कहीं ज़्यादा नीचे ऐसे करके। जबकि जो पठार होंगे ये आप बोल सकते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये आपको पर्वत श्रृंखला दिख रही है। क्या दिख रही है, पर्वत श्रृंखला दिख रही है। जबकि अगर हम बात करें पठार की, तो पठार कुछ ऐसा होगा, ऊपर की जो सरफेस है ये सरफेस जो है वो सपाट होगी। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको देख लीजिए दक्कन का पठार भारत के अंदर, दक्कन पठार जो कि कहाँ है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। इसके अलावा आप बात करें तो मालवा पठार। ठीक है। साउथ इंडिया का जो पठार है, साउथ इंडिया का पठार, क्योंकि साउथ इंडिया तो पूरा पठारी क्षेत्र है, ये आप जानते हैं। ठीक है। एक बात करें तो बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। इसके अलावा हम बात करें तो बघेल खंड का पठार। तो ये काफी सारे पठार हैं जो हमने आपको बता दिए। ठीक है। क्लियर। आगे हम बात करें तो कि केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं, और काफ़ी ये भारत के अंदर हमने एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको बता दिए हैं। ठीक है। तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार की हम बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत के पठार को यहाँ पर लिख सकते हैं आप, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है, इस पठार को पामीर का पठार भी आप बोल सकते हैं, पामीर का पठार, या आप बोल दीजिए विश्व की छत, क्या बोलते हैं, विश्व की छत। ठीक है। विश्व की छत, रूप ऑफ वर्ल्ड इसको बोला जाता है, रूफ ऑफ वर्ल्ड।
ठीक है। चलिए, जिसकी ऊंचाई, इसकी हाइट की बात करें, इसकी हाइट जो है वो समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर के आसपास जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पठार बहुत उपयोगी होते हैं। रीजन, ऊपर की जो सरफेस होती है, ये जो सरफेस आपको दिखती है, ये सरफेस बहुत ज़्यादा सपाट होती है, ऊपर उबड़ खाबड़ नहीं होती है। ठीक है, एक मतलब एक क्रिकेट मैदान की तरह हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र जो है वो पठारी भाग में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार जो है, यहाँ से लोहा, कोयला, मैग्नीज, ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। इस कारण आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भारत में जो छोटा नागपुर पठार है, क्या है? छोटा नागपुर पठार। और ये किस स्टेट के अंदर आता है? ये आता है आपका झारखंड के अंदर। और छोटा नागपुर पठार को जो है हम बोलते हैं खनिज आश्चर्य। क्या बोलते हैं? खनिज आश्चर्य। ठीक है, क्लियर। पठारी क्षेत्रों में काफ़ी अलग अलग टाइप्स के आपको जलप्रपात देखने के लिए मिलेंगे। जलप्रपात बोल दीजिए, झरना बोल दीजिए, ये आपको दिखेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे अलग अलग जगह जो है वो नदियाँ निकलती हुई दिखाई देंगी। भारत में छोटा नागपुर पठार से आप देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी जो है वो निकलती है। और स्वर्ण रेखा नदी में आप देखेंगे, स्वर्ण रेखा नदी, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। स्वर्ण रेखा नदी को हम बोल सकते हैं जैविक मरुस्थल, इसको बोला जाता है जैविक मरुस्थल। ठीक है, रीजन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये छोटा सा पॉइंट है, वो आप याद रखेंगे। इसके अलावा स्वर्ण रेखा जो है वो आप देखेंगे तो ये जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे एक स्टील प्लांट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्टील प्लांट लगा हुआ है। स्टील प्लांट कहाँ पे लगा हुआ है? बोकारो के अंदर। ठीक है, तो बोकारो जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके अलावा स्वर्ण रेखा नदी पर आप देखेंगे तो हुंड्रू जलप्रपात हो गया, कर्नाटक में जोग जलप्रपात हो गया, जिसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। जोग जलप्रपात को क्या बोलते हैं? जोग जलप्रपात को हम यहाँ लिख दीजिए, यहाँ साइड में लिख देते हैं, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात को हम महात्मा गांधी जलप्रपात भी जो है वो बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है वो किस नदी पे है? ये सारावती नदी पर है। किस पे? सारावती नदी पर। और स्टेट की अगर हम बात करें कि किस स्टेट के अंदर है, तो ये पड़ता है आपका कर्नाटका के अंदर। कहाँ पड़ता है ये? कर्नाटका के अंदर। ठीक है, लावा लावा जो लावा से जो पठार बने हुए हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि बुंदेलखंड का पठार लावा निर्मित पठार है, मालवा का पठार लावा निर्मित पठार है, दक्कन का पठार लावा निर्मित पठार है। तो यहाँ पर आपको काली मिट्टी जो है वो प्रचुरता में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, काली मिट्टी में आपको Fe मतलब आयरन सबसे ज़्यादा जो है वो दिखेगा। आयरन की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग जो है वो काला हो जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो मैदान की बात करते हैं। मैदान को ज़रा देखिए। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग जो है वो होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। ठीक, कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ आप देखेंगे थोड़े ऊबड़ खाबड़ भी आपको दिखेंगे। अधिकांश मैदान नदियों द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं। नदियों द्वारा या उनकी सहायक नदियां भी जो है वो मैदान का निर्माण करती हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखें, आपने नाम सुना होगा उत्तर भारत का मैदान, सुना है? यहाँ बताते हैं आपको। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा, क्या सुना है? आपने सुना होगा एग्जाम्पल, आपने सुना होगा उत्तर भारत का मैदान, सुना आपने? ठीक है, उत्तर भारत का मैदान जो है वो, इसको किसने बनाया? इसको बनाया है गंगा, यमुना व उनकी
सहायक नदियों ने। ठीक। तो उत्तर भारत का मैदान जो है वो गंगा यमुना व उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। तो नदियां बेसिकली क्या बनाती हैं, मैदान का निर्माण करती हैं। ठीक है। नदियां पर्वतों की ढालों पर नीचे की तरफ बहती हैं, मतलब आप देखेंगे अधिक हाइट से कम हाइट की तरफ बहती हैं, और ये लगातार अपरदन करती रहती हैं, और वो अपरदन कर करके जो है वो वहां से निक्षेप को ला लाकर किसी एक जगह जो है वो डालती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप होता क्या है, जिसके फलस्वरूप मैदानों का निर्माण जो है वो हो जाता है। नदियां क्या लेकर आती हैं, नदियां अपर्दन के फलस्वरूप निक्षेप लेके आती हैं। निक्षेप में क्या शामिल होता है, पत्थर हो गया, बालू हो गया, सिल्ट हो गया, ये सारी चीजें जो है वो नदियां लेकर आती हैं और किसी एक जगह जो है वो जमा करती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या बन जाता है, मैदान बन जाता है। ठीक है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। रीजन कि यहाँ पर क्या मिलता है, उपजाऊ होने का रीजन क्या है, मैदान क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। तो उपजाऊ तो होंगे, तो इसका रीजन क्या है, रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है। क्या मिलती है, जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि जलोढ़ मिट्टी कौन लाता है, जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियां लेकर आती हैं। ठीक, क्लियर। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग जो है वो होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान जैसे एशिया एवं उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम गंगा यमुना का मैदान बोल दीजिए, या फिर इसे आप गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी आप इसको जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या गंगा यमुना का मैदान जो है ये जो है वो भारत के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा चीन में यांगत्से नदी का मैदान, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं स्थल रूप एवं लोक। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करता है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन यापन आप देखेंगे काफी कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन यापन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें जो है वो उगाना काफी आसान होता है। घर बनाना, सड़कें बनाना, ये काफी सारी चीजें आसान होती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की, तो यहाँ पर ये सारी चीजें उतनी आसान नहीं होती हैं। ठीक है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में पानी के रिसोर्सेज काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन वहां पर खेती करने के लिए सही जमीन नहीं होती है, वहां पर मकान बनाने के लिए सही जमीन जो है वो नहीं होती है। तो जिस कारण पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन यापन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक। इसके अलावा हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तौर तरीकों में भी आपको अंतर दिखेगा। ठीक है। जैसे कि कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, बाढ़, ये आते हैं, वो ये काफी हद तक विनाश भी करते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, और जब हम जागरूकता पैदा करके हम आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। ठीक है। ये आपको देखो रस्सियों से बना हुआ पुल दिख रहा होगा, ये जो पुल दिख रहा है आपको, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर रस्सियों से बना हुआ पुल है। ठीक है। हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो उन्हें गंदा कर देता है, और इसके फलस्वरूप जब पानी गंदा होता है तो क्या बनता है, जल प्रदूषण। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन होता है। और इसके फलस्वरूप क्या काफ़ी सारी अलग अलग टाइप्स की बीमारियां होती हैं। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि हम पानी को जो है वो स्वच्छ रखें, जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा है, और पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए भी अच्छा है। ठीक है। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन भी चलाया गया। स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम डेट की बात करें, क्या बात करें, स्वच्छ भारत मिशन अगर इसकी बात करें हम, तो ये चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है। किसके द्वारा चलाया गया था, बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन जो है वो लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।